हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और इस प्राचीन भारत के इतिहास में हमारी आज की क्लास का टॉपिक है मगध साम्राज्य। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारी आज की क्लास का टॉपिक होगा मगध साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में लगभग लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और बात करें वो कौन कौन से स्रोत है जहां से हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, स्रोत बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 16 महाजनपद हुए हैं, इन 16 महाजनपदों में से एक जनपद साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ और उस साम्राज्य को हमने कहा मगध साम्राज्य, जिसके हम बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए इतना बता रहा हूं कि जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में एक जनपद ऐसा हुआ जो साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ और उसका नाम था मगध। तो इसलिए हमने मगध के आगे साम्राज्य नाम लगा दिया और हमारा जो जनपद हो गया वो हो गया मगध साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इन 16 महाजनपदों की कौन कौन से स्रोत है जहां से जानकारी मिलती है। तो देखिए, सबसे पहला स्रोत बौद्ध ग्रंथ है। इन बौद्ध ग्रंथों में बात करें तो अंगुत्तर निकाय, महावग जो पाली ग्रंथ है, इन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का विस्तृत वर्णन मिलता है। और फ्रेंड्स, बौद्ध ग्रंथ के अलावा जैन ग्रंथ भी है। उन जैन ग्रंथों से भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि भगवती सूत्र, ये एक जैन ग्रंथ है। इनमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इस भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपद हैं उनका जो राजनीतिक स्वरूप स्वरूप था और उनका कहाँ कहाँ स्थान था, उसके बारे में विवरण हमें मिलता है। फ्रेंड्स, बात करें बौद्ध और जैन ग्रंथों के अलावा तो कुछ ऐतिहासिक अभिलेख और साहित्य भी हैं जहां से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जैसे साहित्य की बात करें तो जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, इस पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पाणिनि नाम के व्यक्ति थे, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के प्राध्यापक थे और ये नंद वंश के काल के थे। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में नंद वंश। तो ये जो पाणिनि थे, ये संस्कृत के एक प्राचार्य थे और इन्होंने संस्कृत व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। तो जो पाणिनि की ये पुस्तक है अष्टाध्यायी, इस पुस्तक से भी हमें महाजनपदों के नाम और सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। और इस पाणिनि की अष्टाध्यायी के अलावा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य अर्थात चाणक्य, हम बहुत अच्छे से चाणक्य का नाम जानते हैं। चाणक्य नीति हमने खूब सुनी है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो मौर्य काल से संबंधित है, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा इनकी आज भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, इस चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी हमें जो 16 महाजनपद है उनकी जानकारी मिलती है। और फ्रेंड्स, बात करें पुरातात्विक साक्ष्य की, तो पुरातात्विक साक्ष्य जो है, जैसे कि खुदाई से प्राप्त मुद्राएं, सिक्के और जो अवशेष है नगरों के, उनसे भी इन 16 महाजनपदों की पुष्टि होती है। और इनके अलावा जो बौद्ध स्तूप हैं, स्मारक हैं, उन पर भी इन 16 महाजनपदों के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स, इनके अलावा कुछ यूनानी व विदेशी विवरण हमें देखने को मिलते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। जैसे कि यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है या इतिहास के जनक हेरोडोट्स। आपके लिए जीके का डायरेक्ट प्रश्न, इतिहास के जनक का नाम या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है और ये यूनान के इतिहासकार थे। तो फ्रेंड्स, यूनान का जो इतिहासकार हेरोडोट्स और मेगास्थनीज, इस मेगास्थनीज को कौन नहीं जानता, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो इन दोनों से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं कि 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। देखो, मेगास्थनीज के बारे में मैं आपको बता दूं, मेगास्थनीज एक यूनानी दूत था। आपने नाम सुना होगा सेल्यूकस निकेटर का, ये उसका दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हमारे देश में आया। और इस मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। और उस इंडिका में इसने उस समय के जो हमारा भारतीय इतिहास था, भारतीय समाज था, वहां की उस समय की जो राजनीति थी, उसका वर्णन किया। और इस मेगास्थनीज में भी हमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ साक्ष्य जहां से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इन 16 महाजनपदों के नाम क्या हैं। बहुत देर से हम 16 महाजनपद कर रहे हैं। तो ये 16 महाजनपदों की जो लिस्ट है वो आपके सामने है। सबसे पहले अंग, फिर मगध, काशी, वज्जी, इस वज्जी को वृज्जी भी कहते हैं, मल्ल, चेदी, वंश, इस वंश को वस्तु कहते हैं, कुरु,
और फिर पांचाल, मत्स्य, सुरसैन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज और कौशल। फ्रेंड्स याद करो, जब हम शैव धर्म पढ़ रहे थे, मैंने शैव धर्म में आपको एक कहानी बताई थी उज्जैन के महाकाल मंदिर से संबंधित। मैंने आपको कहा था जो आज का हमारा उज्जैन है, इस उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती नगरी। तो ये अवंती एक जनपद था उस समय, जो 16 महाजनपदों में शुमार था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन 16 महाजनपदों में एक जनपद ऐसा हुआ जो साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, और उस साम्राज्य का नाम था मगध। इसलिए हमने इसको कह दिया मगध साम्राज्य। तो अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास के टॉपिक पर, जिसका नाम है मगध साम्राज्य। और इस मगध साम्राज्य के हम परिचय की बात करते हैं। ये कहां पर हमें देखने को मिलता है, इसका भौगोलिक परिस्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य जो आज का हमारा बिहार है, खासकर दक्षिण बिहार, और जो झारखंड है उसमें विशेषकर उत्तर झारखंड, उसका जो बड़ा भाग हुआ करता था वो मगध साम्राज्य में आता था। और ये मगध साम्राज्य जो गंगा नदी है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु, गंडक, इन सभी नदियों के जो दोआब थे उनके इर्द गिर्द हमें देखने को मिलता था। और बात करें फ्रेंड्स इनकी राजधानी की, तो मगध साम्राज्य की दो प्रमुख राजधानियां थी। प्रारंभ में जो राजधानी थी वो राजगृह थी। इस राजगृह का ये प्राचीन नाम है राजगृह, और जो आज का नया नाम है उसको राजगीर कहते हैं। और बाद में जो मगध साम्राज्य की जो राजधानी हुई वो पाटलिपुत्र में, जो गंगा सोन जो संगम है, अर्थात गंगा नदी और सोन नदी का जो दोआब है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ये पाटलिपुत्र जो मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनी, और ये जो पाटलिपुत्र है इसको आज का पटना कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मगध साम्राज्य की राजधानी के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी। अब बात करते हैं मगध के उदय के कारण। क्या कारण था कि जो मगध साम्राज्य था इतना बड़ा हुआ, जिसको हमने साम्राज्य नाम दिया। तो देखो, उसका पहला कारण तो यह था कि जो उपजाऊ दोआब था, जैसे कि अभी हमने चर्चा करी, जो गंगा नदी और सोन नदी है, इन दोनों नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र था उसमें मगध साम्राज्य उग रहा था, और यहाँ पर कृषि होती थी। और चूंकि पानी की उपलब्धता थी, जिसके कारण जनसंख्या और सेना का जो पोषण था वो आसानी से हो जाता था। तो गंगा नदी और सोन नदी, यहां से डायरेक्ट आपके लिए प्रश्न बन जाता है कि मगध साम्राज्य किन दो नदियों के दोआब के मध्य स्थित था। तो वो गंगा नदी और सोन नदी दोआब के मध्य स्थित था। और फ्रेंड्स, लोहे के जो अयस्क थे इस काल में, इस साम्राज्य में हमें देखने को मिलते हैं, और लोहे से औजार बनते थे, हथियार बनते थे। फिर जंगलों की सफाई करी गई, और परिणामतः बहुत बड़ा नगर हमने देखा मगध साम्राज्य के रूप में जो बसता चला गया। और फ्रेंड्स, बात करें जो नदी और स्थल के रूप से, यानी कि नदी मार्ग और स्थल मार्ग से व्यापार हुआ करता था। तो इसमें जो व्यापार होता था वो राजस्व का मुख्य स्रोत था। व्यापार से टैक्स लेते थे, और उस टैक्स से हम सड़कें और जो और भी अन्य चीजें थी जनता के लिए वो बनाई जाती थी। फ्रेंड्स, बात करें इस मगध साम्राज्य में जो प्राकृतिक किलेबंदी हुआ करती थी। किलेबंदी क्यों होती थी? क्योंकि उस समय आप जानते हैं प्राचीन भारत में कोई भी राजा किसी भी राजा पर चढ़ाई कर देता था, युद्ध होता था, जो जीत गया सब कुछ उसका। तो इससे बचने के लिए प्राकृतिक किलेबंदी हमें देखने को मिलती है। और ये प्राकृतिक किलेबंदी जो मगध साम्राज्य की थी, प्राकृतिक रूप से थी, क्योंकि मगध साम्राज्य के चारों तरफ पर्वत, घाटियां और नदियां देखने को मिलती हैं। और इनके कारण जो शत्रु थे वो मगध साम्राज्य तक पहुंचने में थोड़ा मुश्किल महसूस करते थे। तो मगध साम्राज्य की जो प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थिति थी वो ऐसी थी कि उसके आसपास या उसके चारों ओर पर्वत, घाटियां और नदियां थी, जिसके कारण कोई भी शत्रु उस पर जल्दी से आक्रमण नहीं कर पाया। और फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य के जो कुशल शासक व सैन्य नवाचार की अगर हम बात करें, यानी कि इसमें कौन कौन से एडवांस टेक्नोलॉजी जो उस समय यूज होती थी, तो एक रथ मूसल और महाशिलाकंटक, ये अजातशत्रु जो मगध साम्राज्य के दूसरे प्रशासक हुए। पहले शासक तो बिंबिसार हुए, बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने जब युद्ध किया तो उसमें रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का यूज किया। जैसे कि आपको याद होगा, जब मुगल शासक बाबर हमारे देश में आया, उसने पहला युद्ध किया इब्राहिम लोदी के साथ, पानीपत का प्रथम युद्ध आपको याद होगा। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगमा पद्धति का यूज किया युद्ध में। वो तुगमा पद्धति क्या थी? वो तुगमा पद्धति ये थी कि बाबर ने उस समय युद्ध में तोप का यूज किया। पहला ऐसा शासक जिसने पहली बार युद्ध में तोप का प्रयोग करा।
अब बताइए तोप के सामने कौन सी सेना टिक पाएगी उस समय जब पहली बार तोप का सामना कर रही हो। हाथी घोड़े जो सामने वाली सेनाओं के सामने हुआ करते थे, तोप का एक गोला छोड़ा बाबर ने, पता चला सारे हाथी और घोड़े उल्टे पैर पीछे दौड़ गए। तो उसी प्रकार से जो मगध साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, उसमें भी एक नई टेक्नोलॉजी थी। रथमूषल नाम का एक हथियार था और एक महाशिला कंटक नाम का हथियार हुआ करता था, जो बढ़ चढ़कर जो मगध साम्राज्य के राजा थे वो उसको यूज करते थे, विशेषकर जो अजात शत्रु हम अभी पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य की जो श्रमण परंपरा का जो उत्कर्ष हुआ, जैसे कि हम जानते हैं मगध साम्राज्य बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंध रखता था, क्योंकि उस समय दोनों ही देश, दोनों ही धर्म फल फूल रहे थे। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं छठवीं ईसा पूर्व की, तो छठवीं ईसा पूर्व में जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था, उसका हमने देखा कितने अच्छे तरीके से विकास हो रहा था। उत्तर वैदिक काल का अंत हो रहा था और बौद्ध और जैन धर्म बहुत तेजी से फल फूल रहे थे। और उसी समय का ये मगध साम्राज्य है। तो इसलिए मगध साम्राज्य के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंध रखते थे। तो फ्रेंड्स, ये था सामान्य परिचय मगध साम्राज्य के संबंध में। अब हम बात करते हैं राजवंश की। कौन कौन से वंश हुए जो मगध साम्राज्य में हमारे सामने आते हैं। देखो, सबसे पहला वंश हर्यक वंश। इस हर्यक वंश की अगर हम समय काल की बात करें तो 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा। और ये मगध साम्राज्य का पहला वंश था। और इस हर्यक वंश का जो पहला मुख्य शासक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और इस अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। और जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था वो था नागदशक। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन राजाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। शुरुआत करते हैं बिंबिसार से। ये मगध साम्राज्य का पहला शासक, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में जो पहला शासक है बिंबिसार, इस बिंबिसार का दूसरा नाम है सैन्य बिंबिसार। तो फ्रेंड्स, जो बिंबिसार है इसने अपनी राजधानी राजगीर में बसाई, जो कि आज का नया नाम है। इसका पुराना नाम क्या है? राजगृह। और जो बिंबिसार था उसने जो नीति अपनाई अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए, वो विवाह संधि की नीति अपनाई। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये जो बिंबिसार था इसने 500 से अधिक विवाह किए, 500 से ज्यादा विवाह किए। क्यों किए? क्योंकि ये उस समय कूटनीति होती थी। भाई, अगर आप कहीं किसी क्षेत्र में शादी करोगे किसी राजा की लड़की से या बहन से, तो वो राजा आप पर युद्ध क्यों करेगा या आपके साथ आक्रमण क्यों करेगा? बल्कि वो तो आपका एक समर्थक बन जाएगा, आपका सपोर्टर बन जाएगा। तो ये उस समय एक रणनीति हुआ करती थी राजाओं महाराजाओं की, जिसको बोलते थे विवाह संधि। तो ये जो बिंबिसार था विवाह संधि करने में बहुत अग्रणी था, बहुत नामी था। और इसने 500 लगभग विवाह किए, 500 से ज्यादा। और कहां कहां किए? कौशल की राजकुमारी से किया, लिच्छवी की राजकुमारी से किया, जिसके कारण इसका जो साम्राज्य था वो विकसित होता चला गया। और जो आसपास के राजा थे, क्योंकि इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, तो इसे किसी राजा से, जो आसपास के राजा थे, उनसे किसी तरह का खतरा नहीं रहा। और फ्रेंड्स, इसकी दूसरी नीति थी विजय नीति। जो अंग का समायोजन का श्रेय, अंग जो हमने अभी पहला साम्राज्य पढ़ा, पहला जनपद पढ़ा अंग, उसका जो समायोजन का श्रेय जाता है वो बिंबिसार को जाता है। कहीं कहीं परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बिंबिसार, या कहीं कहीं इसको अजातशत्रु का नाम भी लिखा जाता है। तो अंग का जो समायोजन किया वो बिंबिसार या अजातशत्रु ने किया। परीक्षाओं में प्राय अंग चंपा का नियंत्रण मगध के पास माना जाता है। देखो, जो अंग हमारा जनपद है अंग नाम का, उसमें एक नगर है चंपा। तो इसका जो श्रेय जाता है समायोजन का, वो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों को जाता है। फ्रेंड्स, बात करें बिंबिसार के समय कौन कौन सा धर्म प्रचलन में था, या बिंबिसार ने किस धर्म को अपनाया। तो देखो, बिंबिसार, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस समय जैन और बौद्ध दोनों धर्म तेजी से फैल रहे थे। तो बिंबिसार ने दोनों धर्मों को स्वीकार कर रखा था, बौद्ध धर्म को भी और जैन धर्म को भी। इनकी जानकारी बौद्ध धर्म से भी मिलती है और जैन धर्म से भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये बिंबिसार के बारे में सामान्य से जानकारी। और अब एक इस बिंबिसार का पुत्र होता था, जिसका नाम था अजात शत्रु। ये पुत्र था बिंबिसार का। तो इस अजात शत्रु ने ही अपने पुत्र को, इस अजात शत्रु ने अपने पिता को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। अर्थात ये जो अजात शत्रु, ये अपने पिता का ही शत्रु निकला और इसने बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद राजा बना हत्या करने के बाद। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बहुत सारे मत देखने को मिलते हैं कि अजात शत्रु ने हत्या क्यों की, किसके कहने पे की। तो कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि अजात शत्रु जो बुद्ध है, उस समय बुद्ध के समय की बात है अजात शत्रु की। तो अजात शत्रु बुद्ध से मिले
और इन्होंने बुद्ध से कुछ मार्गदर्शन लिया कि कैसे ये अपने शासन को प्रबल बना सकता है। तो बुद्ध ने इनको कुछ योजना बताई, कुछ रणनीति बताई, इनका मार्गदर्शन किया। और कुछ समय बाद इस अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो विद्वान लोग ये कहते हैं कि जो बुद्ध हैं, शायद उनके कहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, लेकिन ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्ध जो है वो एक, आप जानते हैं कि कितने अहिंसावादी थे। वो इतनी बड़ी राय अजातशत्रु को नहीं दे सकते, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जो ऐसा कह देते हैं कहीं कहीं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी स्रोत में हमें ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि अजातशत्रु ने किसके कहने से बिंबिसार की हत्या की। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखेंगे कि एक प्रचलन था उस समय, अपने पिता को मारकर पुत्र राजा बनता था। जैसे कि अजातशत्रु का बेटा था उदयन, अजातशत्रु को उदयन ने मारा। तो आगे भी हम जब पढ़ेंगे बहुत सारी कहानियां, तो पिता को मारकर जो बेटा था वो राजा बन जाता था। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और खुद राजा बना। तो फ्रेंड्स, इस अजात शत्रु के काल की बात करते हैं, तो इसने जो वज्जी संघ है, जिसको लच्छे भी कहते हैं, उस पर निर्णायक रूप से विजय प्राप्त की। और इसने युद्ध में रथ, मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग करा, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजा ने मगध काल में रथ, मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का यूज किया। और ये पहली बार यूज हो रहे थे, ये नई टेक्नोलॉजी थी, रथ, मूसल, महाशिलाकंटक जैसे हथियार इससे पहले किसी राजा के पास नहीं थे, जो कि अजातशत्रु के लिए एक प्लस पॉइंट था। और जितने भी इसने युद्ध किए, उन सभी युद्धों में रथ, मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का यूज किया, और लगभग सभी में इसको विजय प्राप्त हुई। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया बाबर का। बाबर जब किसी के साथ युद्ध करता था तो तुगमा पद्धति का यूज करता था, अर्थात तोप का यूज करता था। तो अब सोचिए, बाबर हमारे देश में आया 1626 ईस्वी में, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ बाबर ने किया। तो 1526 ईस्वी में पहली बार तोप का यूज हो रहा है और उसको बाबर कर रहा है। तो जब सामने तोप हो, चाहे घोड़ा सामने हो, फिर हाथी हो, या कितनी बड़ी किसी की फौज हो, किसी भी राजा की, क्या वो उसके सामने टिक पाएगी? भाई, सामने से तोप के गोले छूट रहे हैं और पहली बार छूट रहे हैं। सामने वाली सेना को लगेगा पता नहीं क्या बलाई। जैसे एक कहानी हमने बचपन में सुनी थी, भागो आसमान गिर रहा है। तो भाई, जब सामने तोप के गोले छूटेंगे तो इंसान भी बौखलाएगा, और जो जानवर हैं, जैसे कि हाथी, घोड़े उस समय युद्ध में यूज होते थे, वो वापस उल्टे भाग जाते थे। जो उनकी खुद की सेना थी तो उन्हीं को कुचलने लगते थे। तो उसी तरह से अजातशत्रु ने रथमूषल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का यूज किया। और बात करें फिर आगे इसने और क्या काम किया, जो पाटलिग्राम था, पाटलिपुत्र का पहला नाम पाटलिग्राम, कहीं कहीं आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिग्राम, अर्थात एक गांव हुआ करता था पाटलिग्राम। फिर धीरे धीरे वो विकसित हुआ और एक पाटलिपुत्र के रूप में बन गया। तो उसको उसने किलेबंदी कराई। और जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था, जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई, इस प्रथम बौद्ध संगीति के जो संरक्षक थे या उस समय जो प्रशासक थे वो अजातशत्रु थे, या ये कह सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई। तो फ्रेंड्स, ये अजातशत्रु के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। और इस अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन, और टिट फॉर टैट अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की बिंबिसार की, और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या की अजातशत्रु की। अर्थात उदयन अजातशत्रु का पुत्र था और इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। बात करते हैं इसके मुख्य कार्य की, इसने कौन कौन से कार्य किए। तो उदयन ने जो राजधानी राजगीर थी, उस राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, कौन से राजा ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बनाई? तो वो उदयन ने बनाई, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। फ्रेंड्स, उदयन के बाद एक अगला राजा जो हुआ मगध साम्राज्य का, वो हुआ नागदशक। और फ्रेंड्स, इस नागदशक का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग। तो इस शिशुनाग ने इस नागदशक को डस लिया। डसने का मतलब है मार दिया, हत्या कर दी। ये नागदशक मगध साम्राज्य का राजा था और इस नागदशक का मंत्री था शिशुनाग। इस शिशुनाग ने एक दिन मौका देख के छल कपट से इस नागदशक की हत्या कर दी। और इस शिशुनाग ने फिर एक नए वंश का प्रचलन चलाया, और जो एक नया वंश इतिहास में आया वो है शिशुनाग वंश, जिसका कार्यकाल आपके सामने है 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने दूसरा वंश है
शिशुनाग वंश। पहला वंश हर्यक वंश। उस हर्यक वंश के बारे में हमने पढ़ा, उसके मुख्य राजा कौन कौन से हुए। पहला राजा बिंबिसार, फिर दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा नागदशक। और इस नागदशक की हत्या की शिशुनाग ने, और फिर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का प्रचलन चलाया या शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब इस शिशुनाग वंश के कौन कौन से राजा हुए, बिल्कुल इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, पहले राजा तो शिशुनाग हुए। तो इनकी जो राजधानी है वो वैशाली मानी जाती है, मतलब वैशाली भी मानी जाती है। वैशाली और राजगीर दोनों इनकी राजधानी मानी जाती है। कहीं कहीं चर्चा मिलती है कि जो शिशुनाग था उसकी राजधानी वैशाली थी, और कहीं चर्चा मिलती है कि जो शिशुनाग था उसकी राजधानी राजगीर थी। तो दोनों ही सही उत्तर माने जाते हैं। शिशुनाग वंश में जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वो वैशाली और राजगीर दोनों थी। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके कार्यकाल में शिशुनाग के जो अवंती है, मैंने कहा अवंती प्राचीन नाम है किसका, जो हमारा आधुनिक उज्जैन है उसका। तो इस अवंती का समायोजन किया और बहुत बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र बने इसके कार्यकाल में, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक अवंती में व्यापारिक केंद्र उभर कर सामने आए। और शिशुनाग के बाद हमारा जो ये पहला राजा था शिशुनाग वंश का, जो दूसरा राजा निकल कर आता है वो है कालाशोक, शिशुनाग वंश का दूसरा राजा। बात करते हैं इसके मुख्य कार्य की। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था, कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहला मुख्य कार्य तो इसके समय में ये हुआ। और इसने फिर से जो राजधानी थी पाटलिपुत्र ले गया। जैसे कि राजगीर की मैं हमने बात करी, तो इसने फिर से कालाशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और फिर तीसरा वंश आता है नंद वंश, जो कि बहुत मुख्य वंश है हमारे लिए। इस नंद वंश को शूद्र वंश भी कहा जाता है या शूद्र राज। क्यों कहा जाता है अभी हम बात करेंगे। शूद्र वंश के नाम से भी यह नंद वंश हमें ग्रंथों में पुराणों में प्रचलित दिखता है, क्योंकि इसका जो पहला राजा हुआ महापद्म नंद, इस पहले राजा के बारे में हम ये कहते हैं। अच्छा, नंद वंश का जो संस्थापक है ये पहले राजा महापद्म नंद। इन पहले राजा जो महापद्म नंद है, इनकी उपाधि है शूद्र राज की। अर्थात ऐसा कहते हैं पुराणों में और ग्रंथों में कि ये शूद्र जाति से थे और बहुत ही प्रबल राजा थे। इनकी जो उपाधि है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इनको एक राट कहा जाता था। एक राट का मतलब है सभी राजाओं का राजा। और इनकी दूसरी उपाधि थी सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक का मतलब है लगभग सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। तो ये जो महापद्म नंद हुए हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही बाहुबली नंद वंश के पहले संस्थापक हुए। और इनको शूद्र राज भी कहा गया क्योंकि ये शूद्र जाति से थे। हमें पुराणों में ग्रंथों में इनकी जाति के बारे में जानकारी मिलती है कि ये शूद्र राज थे, शूद्र वंश से थे। और इनको एक राट कहा गया क्योंकि ये सभी राजाओं के राजा थे। अब सोचिए, इनकी जो उपाधि है जो ग्रंथों में पुराणों में लिखी हुई है वो एक राट, सर्व छत्रांतक और शूद्र राज लिखी हुई है। तो आप इन उपाधियों से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने महाबली बाहुबली ये राजा रहे होंगे महापद्म नंद। तो फ्रेंड्स, ये जो महापद्म नंद है ये नंद वंश के संस्थापक रहे। और बात करते हैं इनके प्रशासन की। तो देखो, इनका जो प्रशासन था उसमें वित्त बहुत प्रचुर मात्रा में था, अर्थात जो कर था वो बहुत ज्यादा मात्रा में इनको प्राप्त होता था। और इनके पास बहुत विशाल खजाना हुआ करता था। और बात करें मुद्रा के प्रचलन की, इनके समय में पंच चिन्हित करशापन चलते थे। उस मुद्रा का नाम था पंच चिन्हित करशापन। तो फ्रेंड्स, आपसे नंद वंश से संबंधित कई सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको। जैसे कि पहला प्रश्न ये मिल सकता है कि जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद, उनकी उपाधि बताइए कौन कौन सी थी। तो महापद्म नंद की उपाधि शूद्र राज, एक राट, सर्व छत्रांतक वगैरह। और इनके पास विशाल खजाना था। विशाल खजाना मतलब विशाल खजाना, महापद्म नंद। और इनके समय में जो मुद्रा चलती थी वो पंच चिन्हित करशापन थी। और फ्रेंड्स, जो नंद वंश के अंतिम राजा हुए जिनका नाम है धनानंद, देखो कहीं कहीं इनको घनानंद लिखा जाता है, कहीं कहीं धनानंद लिखा जाता है। ये नंद वंश के अंतिम शासक हुए हैं और इनके पास भी अपार धन संपत्ति हुई थी, जिसके कारण ये बहुत प्रसिद्ध हुए। और फ्रेंड्स, बात करते हैं ये धनानंद हैं, ये धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक हुए। और ऐसा सुनने में आता है कि ये जो धनानंद हैं, इनका जो अंत किया वो चाणक्य ने किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किया। जैसे कि आप जानते हैं, मौर्य काल में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम था चाणक्य ने एक बच्चे को गोद लिया, चंद्रगुप्त मौर्य उसका नाम था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और फिर उसने ये जो नंद वंश था इसके जो अंतिम राजा थे धनानंद, उनको पराजित किया।
और वो देश का पहला राष्ट्रीय शासक बना, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि चाणक्य ने ऐसा क्यों किया। देखो, ऐसी मान्यता है कि चाणक्य एक बार ये धनानंद जो है इनके राज्य में गए, क्योंकि चाणक्य ब्राह्मण थे, पूजा पाठ में लगे रहते थे। और मैं आपको बता दूं, जो चाणक्य थे तक्षशिला के प्रसिद्ध प्राचार्य थे। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो तक्षशिला है वो आज के पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है वहां पर स्थित है। और जो एक गांधार महाजनपद है, उस गांधार महाजनपद में तक्षशिला आता था। तो ये चाणक्य तक्षशिला के जो विश्वविद्यालय थे उसमें पढ़ाते थे, वहां के आचार्य थे और ब्राह्मण थे। तो ये धनानंद के राज्य में गए, धनानंद से इन्होंने कुछ मुलाकात की और कुछ इनसे रिक्वेस्ट की या जो भी किया। धनानंद को वो अच्छा नहीं लगा, और ऐसे कहा जाता है कि धनानंद ने चाणक्य को धक्के मार के भरी सभा से निकाला। तो जब धक्के मार के धनानंद ने चाणक्य को भरी सभा से निकाला, तो उसी समय चाणक्य ने अपमानित होकर ये प्रण लिया, ये ठान लिया कि वो अपनी जटाजूट जब तक नहीं खोलेंगे जब तक धनानंद का सर्वनाश नहीं कर देंगे। और इसी बदले की आग में चाणक्य दिन रात झुलसते रहे, जलते रहे। और फिर उन्हें एक बच्चा मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसको उन्होंने गोद लिया। गोद लेने के बाद उसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, और उसको एक निपुण बनाया युद्ध कला में। और बहुत बड़ी सेना तैयार कराई चाणक्य के द्वारा। और कई बार युद्ध हुआ, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर दिया। लेकिन अंततः चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया और एक नए वंश की शुरुआत की, जिसको बोलते हैं मौर्य वंश, या एक नए काल की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया मौर्य काल, जिसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो मगध साम्राज्य पर है। तो मैंने आपको ये हिस्ट्री बताई धनानंद का, कैसे अंत हुआ या कैसे वो पराजित हुआ। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, मौर्य काल की प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर व सेना पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो मगध काल था उसका प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सेना किस रूप में थी। तो देखो, बात करते हैं शासन रूप की। तो वंशानुगत एकाधिकारवादी राजतंत्र हुआ करता था। जैसे कि कोई राजा है, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। इसको बोलते हैं वंशानुगत। तो ये प्रशासन व्यवस्था थी मगध साम्राज्य की। और उस समय जो राजा का मंत्री हुआ करता था उसको मंत्री परिषद कहते थे। और जो मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता था उसको अमात्य कहते थे, अमात्य। ये मंत्री परिषद राजा के सहयोग के लिए होती थी, जो कार्य होते थे उनके क्रियान्वयन के लिए होती थी। तो बात करते हैं राजस्व की। तो फ्रेंड्स, जो मुख्य राजस्व मगध साम्राज्य में मिलता था वो भूमि कर से मिलता था। भूमि कर का ऐसी मान्यता है कि लगभग 1/6 भाग कर के रूप में देना होता था राजाओं को। ये वैदिक परंपराओं से हमें जानकारी मिलती है कि मगध साम्राज्य में जो भूमि कर लिया जाता था वो 1/6 भाग लिया जाता था। और ये जो कर का प्रयोग किया जाता था, ये कर का प्रयोग जैसे कि पुल बनाने में किया जाए या मार्ग बनाने में किया जाए, वगैरह वगैरह में। मतलब आर्थिक जो हमारे होते हैं आजकल के, जो डेवलपमेंट विकास होता है, जैसे आज की हमारी सरकार करती है, सड़कें बनाती है, तरह तरह की सुविधाएं हमें देती है। जैसे कि हम टैक्स देते हैं, तो टैक्स के माध्यम से सरकार उनको कहीं ना कहीं यूज करेगी देश उत्थान में। तो उसी तरह से जो उस समय का कर यूज होता था वो मार्ग बनाने में, जो रास्ते होते थे उनको बनाने में, और जो सेतु वगैरह बनते थे नदियों पर उनको बनाने में यूज किया जाता था। और फ्रेंड्स, बात करें मुद्रा की, जो मगध साम्राज्य है उसमें मुद्रा मैंने बताया पंच चिन्हित चलती थी, जिसको करशापण कहते थे। और ये करशापण चांदी और तांबे का होता था, जिन पर तरह तरह के प्रतीक उकेरे जाते थे। फ्रेंड्स, बात करते हैं मगध साम्राज्य की सेना की। तो मगध साम्राज्य की सेना पैदल भी चलती थी और घुड़सवार के साथ भी चलती थी, अर्थात घोड़े भी उनकी सेना में होते थे। मतलब सेना पैदल भी चलती थी और घोड़े वाली सेना भी थी, हाथी भी थी, रथ भी थे, सारे प्रकार की सेनाएं उस समय मगध साम्राज्य में थी। कुछ टुकड़ी पैदल चलने वाली थी, कुछ घोड़ों वाली थी, जिनकी टुकड़ी में घोड़े होते हुआ करते थे, कुछ के पास हाथी हुआ करते थे। और मैंने आपको बताया, जो अजातशत्रु था उसने युद्ध में नवाचार का उदाहरण दिया, पेश किया। नवाचार में कौन कौन से, जैसे कि शिलाकंटक का उसने यूज किया। और बात करते हैं नगर और व्यापार की। तो जो पाटलिपुत्र है और जो राजगीर और जो अंग है, ये तीन जो जनपद हैं, पाटलिपुत्र, राजगीर और चंपा, चंपा में जो नगर है अंग, इन तीनों ही जनपदों में व्यापार का बड़ा केंद्र उभर कर सामने आया। और ये जो जनपद है वो गंगा नदी और सोन नदी जो जल मार्ग है
इन दोनों नदियों के जलमार्गों से यहाँ पर माल ढुलाई होती थी इन तीनों नगरों में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मगध साम्राज्य के समाज, धर्म और संस्कृति की। तो देखो, समाज की बात करें तो समाज मुख्यतः कृषक था, कृषक बाहुल्य समाज था, और शिल्पी भी थोड़ी बहुत थी, और शहरीकरण भी बढ़ा इस काल में। वर्णाश्रम भी व्यवस्था के रूप में थे, जैसे कि हमने देखा 4 तरह के आश्रम थे। गृहस्थ आश्रम, उससे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन चारों आश्रमों का वर्णन भी हमें मगध साम्राज्य में देखने को मिलता है। बात करते हैं धर्म की, तो जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य के काल में मुख्यतः 2 ही धर्म हमें प्रचलन में मिलते हैं। वैसे तो 3 है, पर मुख्यतः 2। एक तो बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य के काल से संबंधित है, और जैन धर्म। जैसे कि हमने देखा, जो मगध साम्राज्य का पहला राजा था बिंबिसार, उसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को स्वीकार रखा था। और फ्रेंड्स, एक जैन धर्म के समकालीन ही धर्म है जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। हमने इसको जैन धर्म में पढ़ा था, जिसकी स्थापना मक्खली पुत्र गोशाल ने की थी। और इस आजीवक संप्रदाय का अर्थ होता है नियतिवाद, अर्थात ये भाग्य में विश्वास करता है, नियति में विश्वास करता है, और यह मानता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ पहले से फिक्स होता है। तो ये आजीवक संप्रदाय भी मगध साम्राज्य से संबंधित है। तो आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य के काल में कौन कौन से धर्म प्रचलन में थे। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय, ये तीनों ही धर्म हमें मगध साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। और कुछ राजाओं ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को स्वीकार कर रखा था, क्योंकि दोनों ही धर्म उस समय बहुत तेजी से उभरकर हमारे सामने आए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मगध साम्राज्य था। मैंने फिर से एक शॉर्ट नोट्स और वन लाइनर पॉइंट आपके लिए तैयार किए हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ मुख्य कौन कौन से हैं, तो दीघ ग्रंथ, मध्यम ग्रंथ और अगुंतर ग्रंथ, और इसी में दीपवंश, महावंश, ये सब हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं, जहां से हमें महाजनपद और जो बौद्ध संगीति है उनका विवरण मिलता है। अर्थात बौद्ध ग्रंथों में से हमें महाजनपद और बौद्ध संगीतों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं, तो दीघ ग्रंथ है, मध्यम ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय है, दीपवंश और महावंश है। ये बौद्ध ग्रंथ है सारे, जहां से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जो संगीति हुई है बौद्ध धर्मों की, हमें पता है कि टोटल 4 संगीति हुई है, तो उन संगीतों का भी वर्णन हमें बौद्ध धर्मों से मिलता है। उसी प्रकार बात करते हैं जैन ग्रंथ की, तो जैन ग्रंथ के जो आचार रांग और भगवती सूत्र हैं, इन दोनों ग्रंथों से अजातशत्रु और अजातशत्रु कुणिक भी कहते हैं कहीं कहीं, तो अजातशत्रु, वैशाली और लिच्छवी के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। कौन कौन से ग्रंथों से, जैन ग्रंथ के जो आचारांग और भगवती सूत्र है वहां से। उसी प्रकार बात करते हैं भारतीय पुराणिक परंपरा से, तो इन भारतीय पुराणिक परंपरा में हमें नंद वंश की उपाधियों के जो उपाधि है राजा, जो राजाओं की उपाधि है उनके बारे में जानकारी मिलती है। और पुरातत्व से हमें जो राजगीर है, जिसका प्राचीन नाम राजगृह है, उसकी जो किलेबंदी हुई और जो पाटलिपुत्र की किलेबंदी हुई, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, मैंने फिर और कुछ फैक्ट्स आपके लिए तैयार किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य हैं, एक एक लाइन में। तो चलिए इनको देख लेते हैं और फिर हम अपने एमसीक्यूज पर चलते हैं। देखो, जो मगध की शुरुआत हुई, जो राजधानी थी शुरुआत में वो राजगीर थी, हमने जाना। उसके बाद दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र हुई, और इस राजगीर का प्राचीन नाम गिरिव्रत था। और ये जो पाटलिपुत्र राजधानी बनाई वो किसने बनाई, उदयन ने बनाई, जो अजातशत्रु का पुत्र था। उसके बाद करते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कौन कौन से यंत्र युद्ध में यूज किए, तो रथ मूसल यूज किया, और जो महाशिला कंटक है उसको यूज किया। ये जो रथ मूसल था, ये कांटों का बना होता था, और एक महाशिला कंटक बहुत ही बड़ा कांटों का बना हुआ एक हथियार हुआ करता था, शिलाओं से बना हुआ, पत्थरों से बना हुआ, और जिसमें तरह तरह के मतलब नुकीले घिस घिस के बनाए जाते थे, तो उसको बोलते थे महाशिला कंटक। तो अजातशत्रु ने युद्ध यंत्र कौन कौन से यूज किए, एक तो रथ मूसल किया और एक महाशिला कंटक यूज किया। फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में और कहां पर हुई, तो ये हुई वैशाली में। और किसके कार्यकाल में हुई, ये हुई कालाशोक के कार्यकाल में। उसके बाद करते हैं जो नंदों की उपाधि थी, उसमें खासकर जो महापद्म नंद जो महाराज हुए हैं, जो राजाओं के राजा हुए हैं, उनकी उपाधि शूद्रराज, एकराट और सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक का मतलब है सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। और जो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ वो हुआ धनानंद, और इस धनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसके बाद मौर्य काल की नींव पड़ी, और जिसमें हमने देखा जो चाणक्य है उनका भी महत्व रहा। आगे चलते हैं मगध अवंती पर। तो मगध अवंती जो है वो शिशुनाग काल में हमने जैसे कि देखा कि अवंती का समायोजन हुआ, और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कब हुई, ये राजगीर में हुई, और किसके काल में हुई, अजातशत्रु के काल में हुई। फ्रेंड्स, ये कुछ मुख्य बातें मैंने आपको बताई जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
और लास्ट में फिर से एक हाईलाइट मैंने आपके लिए किया समय रेखा को लेकर, जो क्रोनोलॉजी है हमारे इस वंशों की, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, हमने पहला वंश पढ़ा हर्यक वंश। इस हर्यक वंश का जो मुख्य संस्थापक था पहला, वो बिंबिसार था। फिर दूसरा राजा या शासक अजातशत्रु, तीसरा उदयन, और चौथा और अंतिम शासक जो हर्यक वंश का था वो था नागदशक। उसके बाद जो दूसरा वंश हुआ वो शिशुनाग हुआ, शिशुनाग वंश। और इसका जो कार्यकाल है 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसका जो प्रथम शासक हुआ शिशुनाग, जिसने की इसकी स्थापना करी शिशुनाग वंश की। और जो अंतिम शासक हुआ वो कालाशोक हुआ। इस कालाशोक को कहीं कहीं काकवंड भी कहते हैं। और जो तीसरा वंश है मगध साम्राज्य का, वो नंद वंश है। इसके कार्यकाल की बात करें तो 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके जो पहले महाराज हुए वो महापद्म नंद हुए, और जो अंतिम राजा हुए वो धनानंद हुए। इस महापद्म नंद की हमने उपाधि जानी शूद्रराज, एकराट और सर्व छत्र दंतक। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना मगध साम्राज्य। और अब थोड़ी सी और हम अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। कैसी अर्थव्यवस्था हमारे सामने थी मगध साम्राज्य की? तो देखो, कृषि आधारित थी। और इस साम्राज्य में हमने देखा जो उद्योग था वो लोहे पर आधारित हो चुका था। शिल्प बनती थी, धातुएं बनती थी, और काष्ठ का निर्माण, जो फर्नीचर वगैरह बनते थे वो भी होते थे। और जहाज नाव का निर्माण वगैरह हमने इस काल में होते हुए देखा। और फ्रेंड्स, मुद्रा अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये प्रश्न देखो बार बार आपसे पूछा जाता है, मगध साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? पंच चिन्हित करशापन थी। और ये तांबे की बनी होती थी, कहीं कहीं चांदी की भी बनी होती थी। इन मुद्रा के माध्यम से नाप और माप किया जाता था, जो उस समय बहुत ही प्रचलित थी। बात करें व्यापार की, तो व्यापार में जो मुख्य बंदरगाह नदी पर था, मतलब जो मुख्य बंदरगाह वो चंपा में था, नदी पर बनाया गया था। और एक व्यापार के रूप में एक और केंद्र हमारे सामने उभर के आया, पाटलिपुत्र। और हमने देखा जो उज्जैन है वो भी व्यापार के केंद्र में उभर के आया। बात करते हैं फ्रेंड्स प्रशासन की, तो प्रशासन में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था राजा। ये सर्वोच्च पद होता था। और फिर राजा की सहायता के लिए मंत्री हुआ करते थे, जिनको अमात्य कहा जाता था। ये राजा को परामर्श देते थे, और जो कुछ कार्य होते थे, मुख्य कार्य, उनको कार्यान्वयन करते थे। बात करते हैं फिर जनपद और नगर प्रशासन की, तो कर लिया जाता था लोगों से, और वो जो कर है वो सड़कों के निर्माण में और जल मार्ग के निर्माण में यूज किया जाता था। और फ्रेंड्स, फिर कुछ न्याय और दंड का भी प्रावधान था मगध साम्राज्य में, ताकि लोगों में अनुशासन बना रहे और राज के नियंत्रण में रहे। जो राजपाट है, जो राज्य है, वो नियंत्रण में रहे। और फ्रेंड्स, जो सीमावर्ती गणराज्य थे जैसे कि वज्जी, इनसे बचने के लिए, ताकि ये युद्ध ना करें, तो इनसे बचने के लिए एक कूटनीति का यूज किया जाता था, जिसको कूटनीति और युद्ध दोनों कहते थे। ये हमें मगध साम्राज्य में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य के लिए इतना ही। अब मगध साम्राज्य के बारे में हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज पर। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 1। हमने इसमें 30 एमसीक्यूज लिए हैं। देखो, पहला प्रश्न हमारे आज के चैप्टर का वो ये है कि मगध साम्राज्य की या मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बताइए, इसमें बताना पड़ेगा आपको। प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जिसको गिरिव्रज या राजगृह कहा गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न, और हर परीक्षा में लगभग किसी न किसी तरीके से पूछे जाने वाला प्रश्न। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, किसने बसाई? ये हमने अभी जाना अच्छे से। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया, राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो बताइए किसे जाता है? उदयन को जाता है। देखो, हमने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स समझ लिए हैं। पूरे चैप्टर को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब आपको किसी भी प्रश्न में समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो, प्रश्न नंबर 3 हमसे कहा गया है कि अजातशत्रु ने किस गण संघ पर निर्णायक विजय पाई? तो देखो, मैंने आपको बताया था जो अजातशत्रु है उसने वज्जी अर्थात लिच्छवी पर निर्णायक रूप से विजय पाई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रथमूषल व महाशिलाकंटक का संबंध किससे है? बताइए। ये रथमूषल और महाशिलाकंटक कहां पर यूज किए जाते थे? कृषि उपकरण थे क्या? नहीं। युद्ध यंत्र थे? बिल्कुल। सिक्के नहीं थे, धार्मिक प्रतीक भी नहीं थे। हमने भी जाना जो अजातशत्रु था उस समय जो टेक्नोलॉजी थी हथियारों की, उस टेक्नोलॉजी के यूज में रथमूषल हुआ करता था और महाशिलाकंटक हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया बाबर का। जब बाबर ने पहली बार युद्ध किया, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो उसने बाबर ने उस युद्ध में तोप का यूज किया था। वो उस समय नई टेक्नोलॉजी थी, किसी राजा के पास नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बाबर के पास थी। इसलिए बाबर ने बहुत ही आसानी से जो इब्राहिम लोदी था उसको पराजित किया। और हमारे देश में जो मुगल काल की लीप बनी,
मुगल काल की जो नींव रखी, या मुगल काल के जो पहले राजा थे वो बाबर हुए। उसके बाद का इतिहास हमें अच्छे से पता है, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस प्रकार बाबर ने पहली बार अपने युद्धों में तोप का यूज किया, उसी प्रकार जो अजात शत्रु होते थे मगध साम्राज्य में, उन्होंने रथ मूसल और महाशिला कंटक का यूज किया। बहुत ही मुख्य प्रश्न है, आपसे डायरेक्ट बन जाता है, किसी ना किसी तरीके से आपको याद रखना होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? बताइए द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? इसको बताना पड़ेगा क्या? वैशाली में हुई। और किसके समय में हुई ये भी पूछा जा सकता है, तो कालाशोक के समय में हुई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, अवंती मगध प्रतिद्वंद्विता का अंत किस काल में माना जाता है? तो बताइए किस काल में माना जाता है? जो शिशुनाग है उसके काल में माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। बहुत ही मुख्य प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। देखो, शूद्र राज, एक राट व सर्व छत्रांतक उपाधि किससे जुड़ी है? बताइए किससे जुड़ी है ये उपाधि? तो ये बिंबिसार से जुड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं। अजातशत्रु से? बिल्कुल नहीं। महापद्म नंद से जुड़ी है। और ये धनानंद तो हमारे जो मगध साम्राज्य है उसका अंतिम राजा हुआ है, जिसका अंत चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किया। तो हमारा जो प्रश्न है, शूद्र राज, एक राट व सर्व छत्रांतक उपाधि किससे जुड़ी है? तो उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में हमसे पूछा है कि यूनानी स्रोतों का किसकी ओर संकेत है? अर्थात जो यूनानी संकेत है वो किसकी ओर संकेत करते हैं? देखो, यूनानी संकेतों में ये लिखा गया है, यूनान के जो हमारे पास जो कुछ ग्रंथ हैं या जो पुस्तकें हैं यूनानी, उनमें ये लिखा गया है कि जो धनानंद था, मैंने आपको बताया, उसके पास बेशुमार धन हुआ करता था। तो ये यूनानी स्रोतों में जानकारी मिलती है कि जो धनानंद था उसके पास बहुत धन दौलत थी, बेशुमार। ये यूनानी स्रोतों में हमें जानकारी मिलती है। तो आपसे यही पूछा गया है कि यूनानी स्रोतों का किसकी ओर संकेत है? तो वो मगध साम्राज्य से जो संकेत है यूनानी स्रोतों का, वो धनानंद की ओर है। यूनानी जो स्रोत है उसमें हमें जानकारी मिलती है कि धनानंद के पास बहुत ही पैसा था, अथा धन जिसे बोलते हैं। हालांकि जो पहले राजा थे महापद्म नंद, जो नंद वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने नंद वंश की स्थापना करी, उनके पास भी खूब पैसा था। लेकिन जो धनानंद उनके पास उनके बाद राजा बना, इसके पास और ज्यादा हुआ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। देखो, प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि पंच चिन्हित कर्षापण क्या है? तो बताइए क्या है पंच चिन्हित कर्षापण? शिलालेख है क्या? नहीं। नगर प्रकार? बिल्कुल नहीं। प्राचीन मुद्रा? बिल्कुल ये है। कर पद्धति नहीं है। तो ये प्रश्न भी आपसे घुमा फिरा के पूछा जाता है मगध साम्राज्य से संबंधित। पंच चिन्हित कर्षापण क्या है? तो ये प्राचीन मुद्राएं होती थी जिनके माध्यम से नाप तोल किया जाता था, बहुत ही प्रचलन में हुआ करती थी। और ये तांबे की बनी होती थी, कहीं कहीं चांदी की भी बनी मिलती है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया पंच चिन्हित कर्षापण क्या है? तो ये प्राचीन मुद्रा है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में हमसे पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में मानी जाती है? तो बताइए किसके संरक्षण में मानी जाती है प्रथम बौद्ध संगीति? ये हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था। ये अब आपको बहुत ही आसान प्रश्न लग रहा होगा अगर आपने हमारी क्लास की होगी तो। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में हमसे पूछा है कुणिक किसका अन्य नाम है? तो बताइए कुणिक किसका और अन्य नाम है? मैंने भी आपको बताया था प्रश्न नंबर 11 में जो कुणिक है वो अजात शत्रु का एक दूसरा नाम है। अजात शत्रु को कुणिक भी कहते हैं, कुणिक। ये जैन धर्म के जो ग्रंथ है हमें उसमें जानकारी मिलती है, भगवत सूत्र। तो आपको याद रखना होगा अजात शत्रु का दूसरा नाम कुणिक भी है। जो जैन धर्म ग्रंथ है उनसे हमें जानकारी मिलती है, अजात शत्रु को कहीं कहीं कुणिक लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में हमसे कहा राजगीर की प्राचीन किलेबंदी किससे जुड़ी है? तो बताइए राजगीर की प्राचीन किलेबंदी किससे जुड़ी है? तो जो राजगीर पर्वतमाला है उससे जुड़ी है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पर्वतमाला है राजगीर की, उसके चारों ओर है जो राजगीर शहर है। तो जो बाहर से कोई आक्रमण करने आएगा, जब चारों ओर किला है, किलाबंदी है, मतलब पर्वतों के माध्यम से प्राकृतिक रूप से, तो कोई राजा कैसे युद्ध कर पाएगा? जैसे अगर मैं आधुनिक भारत बात की बात करूं तो हमारे जो भारत का उत्तर में अगर हम जाएंगे तो जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय को हमारे देश का पहरेदार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भाई उस समय राजाओं का खतरा होता था, और इस समय जो आजकल तुम देखते हो तूफान का खतरा है, भारी वर्षा का खतरा है। तो जो हिमालय है वो हमारे लिए पहरेदारी का काम करता है, क्योंकि जो उधर से हिमालय की दूसरी साइड से जो हवाएं आती हैं, तूफान आते हैं, तरह तरह की बर्फबारी होती है, उनको आने से हमारी तरफ उनको आने से हमारे देश में रोकता है, क्योंकि हिमालय पूरा एक दीवार का काम करता है।
जो हमारे देश में इधर से आने वाली जो हवाएं हैं या जो और भी खतरनाक मौसमी घटनाएं हैं उनको इधर होने से रोकता है। तो उसी तरह से जो राजगीर था उसके चारों तरफ प्राकृतिक रूप से पर्वतमाला थी, इसलिए उसको प्राचीन किलेबंदी के नाम से जाना गया। और किससे जुड़ी थी? राजगीर की प्राचीन किलेबंदी वो पर्वतमाला से जुड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि लोहे के अयस्क की उपलब्धता मुख्यतः किस क्षेत्र से थी? तो बताइए किस क्षेत्र से थी? हम इतिहास में पढ़ेंगे जो छोटा नागपुर है उसमें जो लोहा की अयस्क की जो प्रमुखता है वो हमें देखने को मिलती है छोटा नागपुर। जो हमारे देश के खनिज पदार्थ हैं वो मुख्यतः छोटा नागपुर में देखने को मिलते हैं। हम पढ़ेंगे खनिज पदार्थों की पेटियां होती हैं, कहाँ कहाँ से मुख्यतः हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो जो छोटा नागपुर है उसमें बहुत अग्रणी है, यहाँ से हमें लोहे के अयस्क भरपूर मिलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में हमसे कहा गया है कि चंपा किस महाजनपद का महत्वपूर्ण नगर बंदरगाह था? तो मैंने आपको बताया कि ये जो अंग हमारा 16 जनपदों में एक जनपद है अंग, उसका एक नगर हुआ करता है चंपा, और इस चंपा में एक मुख्य बंदरगाह भी था। तो आपसे पूछा गया चंपा किस महाजनपद का महत्वपूर्ण नगर बंदरगाह था? तो कौन सा महाजनपद का? अंग। इसका ऑप्शन का मतलब ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। लगभग हर प्रश्न हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न ये है कि जो पाटलिपुत्र है किस संगम के निकट था? तो बताइए किस संगम के निकट था? गंगा नदी और सोन नदी इनके निकट था। प्रश्न नंबर 16, नंदकाल की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बताइए नंदकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखो नंदकाल की प्रमुख विशेषता थी, जो नंदकाल हमने पढ़ा, ग्राम गणराज्य था क्या? नहीं। कर शिथिल था? बिल्कुल नहीं, कर तो बहुत मिलता था। असाधारण वित्त या बड़ी सेना, ये जो नंदकाल हमने पढ़ा नंदवंश। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, जो यूनानी स्रोत हैं वो बताते हैं जो धनानंद नाम का राजा था और उससे पहले जो महापद्मानंद था उसके पास अथाह धन था, बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ा धन था, बहुत पैसा था, जिसको हमने कहा शूद्र राज, जिसको कहा एक राट, जिसको कहा सर्व क्षत्रिय, मतलब सभी क्षत्रों का विनाश करने वाला। तो ये जो नंद वंश था इसके पास भरपूर पैसा था। इसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि नंद काल की एक प्रमुख विशेषता। तो नंद काल की प्रमुख विशेषता यह है कि उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में धन था और बहुत बड़ी सेना थी। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमसे कहा गया है शिशुनाग काल में राजधानी का संबंध अधिकतर किस नगर से जोड़ा जाता है? अधिकतर पूछ रहा है वो। तो बताइए अधिकतर किस नगर से जोड़ा जाता है? वैशाली से। जो वैशाली है वो शिशुनाग काल में राजधानी देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मगध के उदय का कारण नहीं है? बताइए कौन सा मगध के उदय का कारण नहीं है? उपजाऊ भूमि, बिल्कुल उपजाऊ भूमि तो है। और समुद्री तट की निकटता, भाई समुद्र कहाँ था वहां पर? समुद्र तो नहीं है, नदी तो थी। देखो उपजाऊ भूमि थी और समुद्र नहीं था। लोहे की संसाधन, बिल्कुल ये भी था। नदी व्यापार का मार्ग था, ये भी था। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि समुद्र तट की निकटता नहीं थी, बाकी सब कुछ था। तो हमसे पूछा है कौन सा कारण नहीं है, तो ये जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 19 में हमसे पूछा गया है कि वज्जी संघ में प्रमुख कौन थे? तो बताओ कौन थे वज्जी संघ में प्रमुख? मैंने आपको बताया था लिच्छवी, जो लिच्छवी थे वो वज्जी संघ में प्रमुख थे। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में हमसे कहा गया है कि कुसुमपुर किसका पर्याय है? तो देखो कुसुमपुर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुसुमपुर जो पाटलिपुत्र है उसका पर्याय है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है बिंबिसार की नीति का प्रमुख आधार क्या था? तो बताइए बिंबिसार की नीति का प्रमुख आधार क्या था? तो जो बिंबिसार था उसकी नीति का प्रमुख आधार मैंने बताया युद्ध और कूटनीति, जिसमें उसने 500 से अधिक विवाह किए। ये उसकी नीति थी बिंबिसार की, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध साम्राज्य का पहला राजा हर्यक वंश, मगध साम्राज्य में पहला वंश हर्यक वंश और उसका पहला राजा बिंबिसार। उसकी जो नीति थी वो युद्ध और कूटनीति थी, और कूटनीति में उसका विवाह संधि की जो नीति थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसने लगभग 500 से अधिक विवाह किए। किस किससे किए हमने बताया, जैसे कि लिच्छवियों से किए, और जहां जहां उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए वहां के राजा उनके मित्र बन गए। उसके बाद फिर क्यों उन पर कोई आक्रमण करेगा जब भाई रिश्तेदार बन गए तो। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में हमसे पूछा है प्रथम और द्वितीय संगीति क्रम, इसका सही क्रम बताना है, पहली और द्वितीय संगीति कहाँ हुई। देखो प्रश्न को अच्छे से समझना है।
उसने कहा प्रथम और द्वितीय संगीति क्रम से सही युग्म कौन सा युग्म है सही? बताओ पहली संगीति कहाँ हुई थी? देखो पहली जो संगीति थी हमें पता है वो राजगृह में हुई थी, जिसको राजगीर बोलते हैं। और जो दूसरी संगीति थी वो दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी। तो तुम्हें कौन सा नजर आ रहा है? उसने पूछा है सही क्रम बताना है, पहली और दूसरी। तो राजगृह, इसको राजगीर और राजगृह दोनों कह सकते हैं, क्योंकि जो राजगीर है इसका प्राचीन नाम राजगृह देखने को मिलता है। तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर और वैशाली। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर, एक सेकंड, 22, हाँ ठीक है, प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न, बच्चों वाला प्रश्न। हमने शुरुआत अपनी क्लास की आज की यहीं से करी थी। महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो कुल 16 महाजनपद हमने देखने को मिले हमें। प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में हमसे कहा नंदों का अंत किसके द्वारा किया गया? तो बताइए, जो नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद, मैंने आपको इसके बारे में हिस्ट्री बताई। चाणक्य का अपमान कर दिया था। चाणक्य ने अपनी जटाजूट तब तक नहीं खोलने का वचन लिया खुद से कि जब तक वो इस वंश का सर्वनाश ना कर दे। फिर उसको एक बच्चा मिला, चंद्रगुप्त, उसको उसने गोद लिया और उसको फिर शिक्षा दीक्षा दी, युद्ध कला में निपुण किया, और कई बार उसने फिर नंद वंश पर आक्रमण किया, नंदों के जो राजा थे, और फिर अंततः उसको विजय मिली। और जो नंद वंश के अंतिम राजा थे धनानंद, उन्होंने फिर अपना पूरा जीवन अज्ञात के रूप में बांटा, मतलब काटा। फिर उनका पता नहीं चला वो कहाँ चले गए। उनका मतलब उनकी मृत्यु तो नहीं हुई थी, फिर वो अज्ञातवास में चले गए। कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और फिर जो भारत के राष्ट्रीय शासक के रूप में उभर कर आए वो चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ से मौर्य काल की शुरुआत होती है, जिसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि नंदों का अंत किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको मार्क कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 में हमसे पूछा गया है कि, एक सेकेंड गाइस, प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि राजगीर का अन्य नाम। देखो राजगीर का नाम कई बार हमारे सामने आ गया है, गिरिब्रज, ये राजगीर का अन्य नाम है। प्रश्न नंबर 26 में हमसे कहा गया है कि जो आजीवक संप्रदाय है विशेषतः किस काल से प्रमुख हुआ? तो बताइए किस काल से प्रमुख हुआ आजीवक संप्रदाय? मैंने आपको बताया था नंद वंश से प्रमुख था आजीवक संप्रदाय, नंद वंश से संबंधित, और मुख्यतः मगध साम्राज्य में तीनों हमें देखने को मिलते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय। लेकिन मुख्यतः उसने बात करी आजीवक संप्रदाय की, तो आजीवक संप्रदाय मुख्यतः नंद वंश से संबंधित था। और आजीवक संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी जो स्थापना थी वो मक्खलीपुत्र गोशाल ने की थी। और आजीवक संप्रदाय का मतलब है नियतिवाद, अर्थात यह भाग्य में विश्वास करता है और कहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है। प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 27 में हमसे कहा है निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? शब्दों पर ध्यान देना है, सही मिलान नहीं है ये बताना है। देखो उदयन की बात करते हैं, ये उदयन हमें पता है हर्यक वंश का शासक है, अजातशत्रु का बेटा है, तो इसने राजधानी पाटलिपुत्र में बसाई, बिल्कुल ये बात तो सही है। कालाशोक, इसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, बिल्कुल ये बात भी सही है। और महापदम, इसकी जो उपाधि थी सर्व छत्रांतक, बिल्कुल ये भी सही है। इसकी अन्य उपाधि हमने जानी, एक राट और शूद्रराज। अब बात करते हैं अजातशत्रु, तो देखो चंपा बंदरगाह की स्थापना करी क्या इसने? नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसने पूछा सही मिलान कौन सा नहीं है ये बताना है। भाई अजातशत्रु तो हमने देखा जो शिला कंटक जैसे हथियार थे उनका यूज किया इसने, चंपा बंदरगाह की स्थापना तो नहीं करी। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 में हमसे पूछा है कि पाटलिपुत्र का प्रारंभिक नाम क्या है? तो बताइए, ये बताने की बात है क्या? पाटलिग्राम पाटलिपुत्र का पुराना नाम है। अगला प्रश्न शायद ये भी रिपीट हो चुका है, अंग का प्रमुख नगर चंपा है, जहां पर बंदरगाह देखने को मिलता है, मैंने भी आपको बताया था। और हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि मगध की शक्ति का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? तो बताइए मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? रेतीली मरुस्थलीय भूमि? बिल्कुल नहीं। पर्वतीय पठार बिना नदियों के? बिल्कुल नहीं। नदी दोआब, उपजाऊ भूमि, लोहे के संसाधन? बिल्कुल, मैंने कहा नदी दोआब। कौन कौन सी नदी दोआब? गंगा नदी और सोन नदी। उन दोनों नदियों के बीच में जो दोआब है वहां पर हमें मगध साम्राज्य देखने को मिला, उसका प्रसार देखने को मिला। और केवल समुद्री व्यापार? ये भी नहीं। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 30 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, हमारा प्राचीन भारत के इतिहास में ये मगध साम्राज्य आज कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य काल। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहास की इन क्लासेस से आप कुछ लाभ ले रहे होंगे। और हमारी जो स्टडी है वो ये चल रही है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिए,
हर एग्जाम में हमारी जो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है आपको काम आएंगी, और आपसे बचकर कोई प्रश्न नहीं जाने वाला अगर आप हमारी क्लासेस डेली कर रहे हो तो, क्योंकि हम क्लास के बाद रेगुलर 30 एमसीक्यूज लेते हैं, और आप देख ही रहे हैं कितना डिटेल में हम जाते हैं हर टॉपिक के। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, और विदाई लेने से पहले हर रोज की तरह आपसे अपील करता हूं। अपील यह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी हमारे इस चैनल पर आएं और कुछ लाभ ले पाएं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलता हूं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।